नाना क्या कर रहा है? हटाओ इसको। चैप्टर 4 है। क्या नाम है इसका? भारत के विदेशी संबंध। भारत के विदेशी संबंध या इंडियाज फॉरेन रिलेशन, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि भारत अपने विदेशी देशों के साथ मीन्स अपने पड़ोसी देशों के साथ किस तरह से संबंध बना के रखता है। ठीक है, इसमें पहले हम पढ़ेंगे विदेशी नीति। अब विदेशी नीति होता क्या है? विदेशी नीति का मतलब यह है कि हमें अपने पड़ोसी देशों से बना के रखनी है या बिगाड़ कर रखनी है। और अगर कोई भी देश ये नहीं चाहता कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं या विदेश में हमारा नाम बेकार रहे, है ना? तो हर देश ये चाहता है कि उसके जो विदेशी पड़ोसी देश है उसके साथ रहें, उसके साथ जुड़े रहें। तो उनको जोड़े रखने के लिए कुछ नीतियां बनाई जाती हैं कि हम फलानी चीजों में कैसे रिएक्ट करेंगे, युद्ध को कैसे रोका जाएगा, कोई मतभेद होते हैं, जैसे कोई कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे हमारा चीन के साथ चलता रहता है, यानी कि भारत का चीन के साथ चलता रहता है, पाकिस्तान के साथ चलता रहता है। तो उस कन्फ्लिक्ट्स को, उन मतभेदों को किस तरह से रिजोल्व करा जाएगा, मतलब हमारी जो नीति है उसको रिजोल्व करने की, संभालने की, वो है विदेशी नीति। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। प्रत्येक देश अन्य देश के से संबंधों की स्थापना एवं विशेष नीति के अनुसार करता है। इसी नीति को उस देश की विदेशी नीति कहते हैं। भारत ने भी बाकी सभी देशों से संबंध बनाने के लिए एक नीति का निर्माण किया। इसे भारत की विदेशी नीति कहा जाता है। मतलब यह है कहने का कि दूसरे देशों से अपने देश को जोड़े रखने के लिए हम कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, एक नीति बनाते हैं, अपने कुछ नियम बनाते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि हमारे पड़ोसी देशों से हमारे रिलेशन कैसे हैं। कुछों से अच्छे हैं, कुछ से बेकार हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान से बेकार रहते हैं, चीन से कुछ मसलों पर बेकार रहते हैं, कुछ पर सही रहते हैं। तो वो सारे के सारे मसले, उनको ठीक कैसे किया जाएगा, क्या किया जाना चाहिए, इस सब की जो नॉलेज है वो इस वाले चैप्टर में मिलने वाली है। ठीक है? ओके भैया। ठीक है। भारत की विदेशी नीति के प्रमुख तत्व क्या है? पहला, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना। संप्रभुता क्या होती है, किसी को पता है? किसी को भी यहाँ पे? जनसंख्या नहीं। संप्रभुता का मतलब है, हाँ बताओ भैया, एक देश अपने में ही सर्वगुण संपन्न हो। ये उस देश की संप्रभुता, मतलब हर अर्थव्यवस्था कैसी है, ये सब ना सबसे अच्छी है उसमें। आधा अधूरा बैठो। संप्रभुता का मतलब है किसी भी देश की, किसी देश की नहीं, हर चीज की, किसी भी चीज की संप्रभुता हो सकती है। संप्रभुता का मतलब है वो अपने काम के लिए, अपने जीवन के लिए किसी और के आश्रय नहीं है, डिपेंड नहीं है किसी और के ऊपर, वो आत्मनिर्भर है। ठीक है? जब ये नहीं कह सकते उसकी क्वालिटी, इस पे ये लिखा ना, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना। तो उसकी क्वालिटी जो भी होगी, मतलब जैसे किसी भी देश में उसका कुछ नियम है, उसका एक अपना कॉन्फिडेंस है और अपनी आजादी है उसकी, उसका सम्मान करना। जैसे कि ब्रिटिशर्स स्टार्टिंग में नहीं करते थे, उन्होंने बहुत सारी जगहों पर कब्जा किया था। तो उन्होंने उन देशों की जहां पर कब्जा किया था, जैसे कि भारत, उन देशों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करा, अपनी नीति चलाई। ठीक है, अपनी नीति चलाई और उन्हें कब्जे में अपने रखा। ठीक है? संप्रभुता का मतलब यह है कि एक ही देश नहीं, संप्रभुता वर्ड का मतलब समझो। संप्रभुता का मतलब है कि किसी भी एक चीज की जरूरतों को पूरा करती है वो खुद, आत्मनिर्भर है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक है?
किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो सेल्फ डिपेंड है, वो अपने ऊपर ही अपने काम सारे सारे कर लेती है। समझ में आ रहा है? संप्रभुता का मतलब है, यहाँ पढ़ लेते हैं, जैसा कि शब्द से ही साफ है कि संप्रभुता का अर्थ होता है स्वयं का प्रभु होना, मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना। इसका अर्थ है कि एक देश का शासन और उसकी नीतियों के अनुसार ही चलाया जाएगा और किसी अन्य देश या शक्ति का उस पर कोई भी अधिकार नहीं होगा, वो स्वतंत्र होगा किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, अगला, शांति के द्वारा अपनी सुरक्षा को कायम करना। अब इसका मतलब क्या है? किसी भी तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने आती है, कोई आतंकवादी हमला हो रहा है या कुछ भी किसी से युद्ध हो रहा है, उस होने की पॉसिबिलिटी को कम करना। जैसे कि हम ब्रिटिशर्स से लड़े लेकिन अहिंसा के साथ। गांधी जी क्या कहते थे? अहिंसा के साथ आजादी पानी है हमें। हम लड़कर युद्ध जीत सकते हैं लेकिन किसी का मन नहीं जीत सकते, है ना? किसी भी इंसान से अगर अहिंसा से आप बात करोगे तो एक टाइम के बाद वो भी हिंसा छोड़ देगा। तो वही कहता है, भारत की विदेशी नीति में ये भी डाला गया कि जितने भी सुरक्षा से संबंधित मसले आएंगे सबसे पहले हम शांति से निपटाना चाहेंगे उन्हें। जैसे कि किसी भी चीज का कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे पहले। जैसे कि हमें लगता है कि जो चीन है हमारे ऊपर हमला करने वाला है, तो हम पहले मसला देखेंगे कि होने क्यों वाला है। हम चीन से बात करेंगे कि भैया क्या बात है, क्या दिक्कत है आपको। वो बताएगा कि मेरे को ये दिक्कत है, हम बोलेंगे चलो ठीक है ना, बात करके सोल्व कर लेते हैं। ये चीज है शांति के साथ अपनी सुरक्षा को कायम करके रखना। भारत की विदेशी नीति में जवाहरलाल नेहरू की मुख्य भूमिका थी और उन्होंने भारत की विदेशी नीति को आकार दिया। उन्होंने बोला कि हमारी विदेशी नीति में ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब विदेशी नीति जो नेहरू जी ने बनाई उसमें कुछ मुख्य तत्व थे। तत्व का मतलब है कि कुछ मुख्य बातें थी। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। अच्छा, अखंडता का मतलब सबको पता है? अखंडता का मतलब है कि सबको जोड़ के रखना, सबका साथ बॉन्डिंग बनाकर रखना। जैसे कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, सभी राज्यों को एक मुट्ठी की तरह जोड़कर रखते हैं हम, तो ये भारत की अखंडता है। अखंडता को बनाए रखना पहला इनका तत्व था। किसका? नेहरू की विदेशी नीति का। दूसरा, संप्रभुता को बनाए रखना। संप्रभुता का मतलब समझ में आ चुका है? हाँ। तो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है और इस चीज को बनाए रखना है, हमेशा कंटिन्यू करना है। तेज गति से विकास करना। ठीक है, हम सिर्फ इन चीजों पर ही ध्यान नहीं देंगे, हम अपने विकास पर भी ध्यान देंगे, डेवलपमेंट पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भारत की विदेशी नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है। सिद्धांत का मतलब तो सबको पता होगा ना, लक्ष्य। सिद्धांत का मतलब है कि इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्रिंसिपल, मींस मंशा क्या है उसके पीछे करने की। ठीक है, कोस कह सकते हो, लेकिन सिद्धांत का मतलब है कि उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का मेरा सिद्धांत क्या है कि आपको नॉलेज मिले, आपको वो चीजें पता चले जो आपको नहीं पता है, और आपके पेपर में भी वो आने वाली है। आप नॉलेज इसलिए गेन नहीं कर रहे हो कि मतलब कि वो पेपर में आने वाली है, वो इसलिए गेन करना जरूरी है ताकि तुम्हें आगे चलकर कोई पागल ना बना पाए। जैसे कि किसी ने बोल दिया कि पाकिस्तान तो दिल्ली से नीचे वाला पाकिस्तान है ना, वो जो हरा हरा सा दिखता है, तुम्हें पता नहीं है अगर इंडिया का मैप कि कहाँ पे पाकिस्तान है और कहाँ पे दिल्ली है, पागल बन जाओगे। वो बोलेगा कि हाँ, जो पाकिस्तान ट्रेन जाती है ना वो यही वाली है, मेट्रो की साइड इशारा करके बोल देगा वो तुम्हें। तुम क्या करोगे? मारो, सरोजिनी मार्केट चले, सरोजिनी में जाके तुम गोलियां चला दोगे। क्यों? पाकिस्तानी है सारे के सारे। ठीक है, ठीक है। पहला, गुट निरपेक्ष नीति।
अच्छा मुझे ये बताओ, कितने ऐसे महान हैं यहाँ पे क्लास में जिनको गुटनिरपेक्ष में डाउट है? कोई है ऐसा महान? नहीं, नो नो, मैं पूछ सकता हूँ? तुमसे पूछना भी बेकार है, कोई फायदा नहीं है, तुमसे उल्टे सीधे जवाब दोगे तुम। गुटनिरपेक्ष का मतलब है, जब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, कहाँ पे फ्लैशबैक में? सोवियत संघ वाले चैप्टर में हमने उसमें ये पढ़ा था कि दो गुट थे, अमेरिका और यूएसएसआर, यानी कि इसे कहते हैं हिंदी में सोवियत संघ। तो यूएसएसआर और सोवियत संघ, अबे यूएसएसआर और अमेरिका, ठीक है। अब ये दो गुट थे, जब इन दोनों में शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रही थी, तो सबको लग रहा था कि अब युद्ध होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं। जो बाकी के देश थे, अमेरिका और यूएसएसआर को छोड़ के, अब उनके सामने ऑप्शन रखा गया कि आप या तो समाजवादी की तरफ जाओ या फिर पूंजीवादी की तरफ जाओ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन चलाता था? अमेरिका। और समाजवादी सोवियत संघ। उन्होंने कहा कि या तो आप सोवियत संघ की के गुट में चले जाओ, ग्रुप में चले जाओ, या फिर आप अमेरिका वाले ग्रुप में चले जाओ। कुछ देशों ने इधर शरण ले ली, शरण मतलब कि उसको अपना मान लिया कि हाँ आप ही हमारे कर्ता धर्ता हो। कुछ यूएसएसआर के साथ चले गए, उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे, ठीक है। पर कुछ देश ऐसे थे जो ना तो इधर रहना चाहते थे और ना ही इधर रहना चाहते थे, ठीक है। वो गुटनिरपेक्ष देश कहलाए। ना तो उन्होंने यूएसएसआर का साथ दिया और ना ही वो यूएसए के साथ आए, अपना गुट बना लिया है। उन्होंने कोई ग्रुप नहीं बनवाया और वो न्यूट्रल पावर्स कहलाई, ठीक है। तीसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, ठीक है। तीसरी दुनिया का मतलब है कि ना तो वो यूएसएसआर वाली दुनिया के साथ है और ना ही वो यूएसए वाली दुनिया के साथ है। वो अलग ही एक दुनिया बनी हुई है जो कि किसी के भी साथ नहीं है और वो गुट निरपेक्ष है। अब बात आती है गुट निरपेक्ष क्यों रखा गया? गुट का मतलब होता है ग्रुप और निरपेक्ष का मतलब होता है किसी के भी साथ नहीं। साथ नहीं का मतलब है किसी को भी, किसी एक को बढ़ावा नहीं देना है। जैसे कि एक वर्ड इससे मिलता जुलता है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, हम सभी धर्मों को समान लेके चलेंगे। यही है गुटनिरपेक्षता की मतलब है। गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि किसी भी एक ग्रुप के साथ हम नहीं जाएंगे, हम सबको समान देखेंगे और किसी के भी साथ हम नहीं रहेंगे, हम अपना अकेले रहेंगे, ठीक है। ठीक है। लोकतंत्र का सम्मान करेंगे। लोकतंत्र का सम्मान करने का मतलब क्या है? जैसे पाकिस्तान में नहीं होता है, वहां पे कभी भी सेना शासन लग जाता है, सैन्य शासन कह लो, सैनिक शासन कह लो, सेना शासन कह लो, तानाशाही कह सकते हो। कह सकते हो का मतलब है जब सेना शासन वहां पर लग जाता है, जो सेना का जनरल होता है उसके द्वारा डिक्टेटरशिप की जाती है, मतलब जो भी वो चाहेगा पूरे देश में वो होगा, ठीक है। वो तानाशाही नहीं होती है, कह सकते हो नहीं, वो होती ही है, ठीक है। दूसरा, लोकतंत्र का सम्मान करना। सम्मान का मतलब है कि हम लोकतंत्र को तोड़ेंगे नहीं और उसका पालन करके चलेंगे। समझ में आ रहा ना? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं। अगला है मानवाधिकारों का सम्मान। मानवाधिकार का मतलब ह्यूमन राइट्स। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमन राइट्स। और मानव के अधिकार यानी कि मानवों को जो अधिकार दे रखे हैं हमारे, जैसे कि कोई भी इंसान अपना स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी एक पक्ष का दबाव नहीं होगा, कोई धर्म उसे दबाकर नहीं रखेगा, वो अपने लाइफ को, अपनी आजीविका को अर्जित करने के लिए किसी और के दबाव में नहीं रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर अन्याय नहीं होगा। अगर किसी तरह का उसके साथ अन्याय होता है तो पूरे देश में किसी भी जगह पर जाकर वो नियम जितने भी हैं कि आप पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवा सकते हो, किसी कोर्ट में
आप जा सकते हो और अपना केस दर्ज करवा सकते हो। ठीक है, तो ये सब है मानव अधिकार। किसी भी एक इंसान के साथ अन्याय नहीं होने देना है और उसके अधिकारों को संभाल के रखना है। और लास्ट है ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। अब ये जो दोनों वर्ड हैं, अगर आपको ये समझ में आ गए तो ये पूरा ही टॉपिक, मतलब ये जो पॉइंट कहना चाह रहा है वो आप समझ जाओगे। साम्राज्यवाद का मतलब है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, ये दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं, मतलब एक जैसा मतलब है इनका, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अब ये फर्क क्या है? साम्राज्यवाद का मतलब है किसी राजा के अंडर में कोई साम्राज्य चल रहा हो। इसमें क्या होता है? इसमें वंशानुगत शासन चलता है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, ऐसे चलता है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद समझ में आ गया? उपनिवेशवाद का मतलब है किसी भी शासन, सबसे पहले उपनिवेश का मतलब किसको नहीं पता है? चलो सबको बता दो, अच्छी बात है। उपनिवेश का मतलब होता है कॉलोनी बनाना, उपनिवेशवाद यानी कि कोलोनिज्म। ठीक है, कॉलोनाइज या कॉलोनीज, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन पूछ सकते हो। इसका मतलब है कि जब कोई एक देश दूसरे देश पर अपना शासन चलाता है, अब वो शासन कब चला पा रहा है? जब वो इस पे कब्जा कर लेगा, सॉवरेनिटी खत्म करके। ठीक है, उस देश की वो पूरी की पूरी राजनीतिक पूरी जो लोकतांत्रिक संपत्ति है उसकी वो खत्म कर देता है। जैसे कि भारत के साथ हुआ था, ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा करा, कब्जा करने के बाद उन्होंने अपना शासन हमारे ऊपर थोप दिया, गुलाम बना लिया। तो ये जो गुलाम बनाना है यही है उपनिवेशवाद। समझ में आया? ठीक है, तो हम साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे। भारत की ये नीति क्या है? ठीक है, ठीक है। अब हम गुटनिरपेक्षता की देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि भारत उस समय आजाद हुआ जब विश्व में शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध पता है सबको? वर्ल्ड वॉर। किसी एक महाशक्ति के साथ मिलकर उसे उसके अधीन आ जाने का खतरा पैदा हो गया था। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया और दोनों ही महाशक्तियों से दूरी बनाकर एक तीसरे विश्व का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब लोकतंत्र का सम्मान, इसका क्या मतलब है? भारत ने शुरू से ही लोकतंत्र का सम्मान किया। इसी वजह से अनेक समस्याओं के बाद भी भारत में लोकतंत्र स्थापित किया गया और सफल भी हुआ। स्टार्टिंग में जब लोकतंत्र स्थापित हो रहा था भारत में, तो कई अंग्रेजों ने हमें ये बोला था कि ये कुछ अनपढ़ों की एक छोटी सी बदतमीजी है, ये नाटकीय शासन चलेगा और ये कुछ टाइम बाद ढह जाएगा, बेकार है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है और ये स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आज हमारा जो भारत है वो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी में पूरे विश्व में फेमस है कि सबसे अच्छी डेमोक्रेसी भारत की ही है ना? ठीक है। मानवाधिकार को सम्मान क्या मतलब? आजादी के बाद से ही भारत में अपने देश के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में मानवाधिकार, जैसे कि हम जानते हैं कि शांति और सुरक्षा करना भारतीय विदेश नीति का मुख्य तत्व होता है ना? शांति और सुरक्षा को मेंटेन करके रखना ये हमारी विदेशी नीति का सबसे मुख्य तत्व है, सबसे जरूरी बात है। ठीक है, विदेशी नीति का मुख्य तत्व है और इसी वजह से भारत ने विश्व के विभिन्न देशों में शांति स्थापना के प्रयास में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रखा है। ठीक है। भारत ने शुरू से ही साम्राज्य, ये लास्ट वाला पॉइंट, भारत ने शुरू से ही साम्राज्य और उपनिवेशवाद का विरोध किया क्योंकि भारत स्वयं भी ऐसी ही परिस्थितियों से लड़कर आजाद हुआ था। अब देखो, हमारा भारत जो है उसने ये दर्द पीड़ा सारी देखी है कि जब उपनिवेश होता है
जैसे कि उन्होंने हमारे ऊपर उपनिवेश किया तो ब्रिटिश लोगों ने, तो उपनिवेश करने के बाद उस देश की, जो उपनिवेश हो चुका है उस देश की क्या हालत होती है ये भारत को पता है। तो इसलिए उसने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे, हम अपने ही भारत के लिए नहीं बल्कि जितने भी देश हैं अगर कोई उनके ऊपर डिक्टेटरशिप करना चाहेगा, उन्हें उपनिवेश बनाना चाहेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विश्व शांति और मित्रता को बढ़ावा दिया गया भारत के द्वारा। कैसे? दोस्ती करके। मोदी जी घूमते नहीं रहते हाँ, दोस्ती करके। मोदी जी घूमते क्यों रहते हैं? अच्छा करते हैं। ताकि हमारी विदेशी जो संबंध है, विदेशी इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो हमारे अच्छे बने रहे। ठीक है। भारत शुरू से ही विश्व में शांति और मित्रता बढ़ाने का प्रयास करता रहा है। वो पाकिस्तान से ही बोलता है यार क्यों लड़ना है, शांति से आप भी रहो, शांति से हमें भी रहने दो, है ना। शीत युद्ध के दौरान शांति के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयास उन्हीं में से एक हैं। अगला, इसी के साथ भारत ने यूएनओ के साथ शांति अभियानों में हमेशा अपनी सेना को भेजा, जो भारत की विश्व शांति के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। मीन्स भारत विश्व शांति के प्रति कितना गंभीर है या उस बात को कितनी गंभीरता से लेता है ये दर्शाता है। क्या चीज? जब भी यूएनओ को जरूरत पड़ी हमने उसे, यानी कि भारत ने उसे हेल्प करी है। अब यूएनओ है क्या? सुरक्षा संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हिंदी है संयुक्त राष्ट्र संघ। ये बनाया गया विश्व में जो रिलेशंस हैं उनको बातचीत के तरीके से संभाल के रखना और विश्व में शांति बना के रखना। ठीक है। एफ्रो एशिया एकता, अब इस टॉपिक में क्या है? भारत की आजादी के समय विश्व में अन्य कई देश आजाद हुए जो भारत की तरह गरीब थे तथा अन्य कई समस्याओं से जूझ रहे थे। ऐसे में नेहरू ने अफ्रीका और एशिया की एकता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए। ठीक है। अगला, 1947 में नेहरू की अगुवाई में, अगुवाई का मतलब उनके मौजूदगी में प्रेजेंस में भारत ने एशियाई संबंध में सम्मेलन का आयोजन किया और इंडोनेशिया की आजादी के लिए प्रयास किए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का विरोध किया और बांडुंग सम्मेलन में, अच्छा ये उल्टा सीधा सा नाम लग रहा है लेकिन ये इस वजह से है क्योंकि वहां की भाषा ही ऐसी है। सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता की नींव रखी। यह सभी तथ्य अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की सक्रिय और सकारात्मक भूमिका को दर्शाते हैं। अब हम उस टॉपिक पे आते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिलेशंस कैसे कैसे हैं। पहले हम पढ़ेंगे चीन के बारे में, तो हम ये देखेंगे कि चीन से हमारे संबंध कैसे हैं। पहले हम बताएंगे कि हाँ बहुत अच्छे हैं, फिर हम बताएंगे कि हाँ कुछ चीजों पर हमारी बहस चलती रहती है। जैसे वो फिर अब जो चीज अच्छी है उसको दुनिया तो देखती नहीं है, दुनिया क्या देखती है? बुराइयां। तो हमें भी अभी वही पढ़ना है कि दुनिया ने क्या क्या बुराइयां बताई, कुछ तिब्बत के बारे में, कुछ जो बॉर्डर है हमारे सियाचिन, इन सब चीजों के बारे में, और जो चीन है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कुछ कुछ योजनाएं बनाता रहता है हमेशा, है ना। ये सारे जो मुद्दे हैं अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, भारत और चीन। ठीक है। 2005 में चीन और भारत ने शांति और समृद्धि, समृद्धि का मतलब तो सबको पता है, ग्रोथ के लिए रणनीति और सहकारी साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। ये पहले लड़ते रहते थे हमेशा, तो इन्होंने एक बात सोची कि एक काम करते हैं ना,
कुछ समझौते कर लेते हैं, बैठ के बातचीत। बैठ के बातचीत कर लेते हैं। जब इन्होंने बैठ के बातचीत करी तो कुछ मुद्दे ऐसे निकले जहां पर इन्होंने कहा कि ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में बैठ के बात करेंगे। और कुछ कंपनसेशन या फिर कह लो सैक्रिफाइसेस के साथ कुछ चीजों पर वो हक जमाना चाहते थे, हमने दे दिया। कुछ चीजें हमारी थी, उन्होंने हमें दे दी। कुछ एडजस्टमेंट कर ली, जिनकी वजह से हमने ये ट्रीटी साइन करी कि अब से हम इन मुद्दों पर बहस नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, सेना जो सैनिक कार्रवाई है वो नहीं होगी। ठीक है, वो क्या क्या है वो भी बताएंगे अभी आगे वाले मतलब टॉपिक में आने वाला वो। हालांकि दोनों देशों के बीच रणनीति अभिसरण यदि कोई हो, अभिसरण का मतलब है कि कुछ वाक्य या कुछ घटना, रणनीति अभिसरण यदि कोई हो वो बहुत कम है। ऊर्जा से जुड़े मुद्दों का महत्व बढ़ गया है और दोनों देशों में आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। ये दोनों ही देश विकासशील है, भारत भी और चीन भी। अब ना तो चीन चाहता है कि युद्ध हो, क्यों? उनके भी नुकसान हो गया, क्योंकि युद्ध में नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। हम जीत भी जाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बेकार हो चुकी होगी, तब तक तहस नहस हो चुका होगा। क्योंकि 2 थप्पड़ हम उसके मारेंगे तो एक तो वो हमें भी मारेगा ना, तो गाल तो सूझेगा। इसीलिए न चीन चाहता है, जैसे कि शीत युद्ध था, ना अमेरिका चाहता था ना यूएसएसआर चाहता था कि युद्ध हो। क्यों? क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो बहुत भयंकर होगा, हम भी बर्बाद हो जाएंगे और उनको तो कर ही देंगे। ठीक है, अगला है जैसे कि तिब्बत, ये टॉपिक है। तिब्बत का मतलब है कि तिब्बत, ये मैप दिख रहा है ना, मैं इधर आ जाऊंगा। ये है भारत, ये है चीन पूरा, इधर का हिस्सा ऊपर तक चीन का है। ये है भारत, बीच में पड़ता है ये जो हिस्सा तुम्हें दिख रहा है, ये है तिब्बत। ठीक है, ठीक है। अब ये भैया इंग्लिश में क्यों है मैप? क्योंकि हमें इसके बारे में सिर्फ इतना ही देखना था कि तिब्बत है कहाँ, लोकेशन देखनी थी। ठीक है, ओके, आगे चले, चलो। कोनो डाउट? बोर तो नहीं हो रहे? अब ये एक ऐसा हिस्सा है, जब बहुत टाइम मतलब काफी टाइम पहले, ये एक ऐसा हिस्सा है कि भारत भी कहता है कि हमारे अंडर में आएगा, चीन कहता है ये हमारे अंडर में आएगा। दोनों के बीच में इस पे बहस है, मतलब थी बहस थी। तो इंडिया ने कहा कि चलो ठीक है, दिया तुम्हें तिब्बत। जब बार बार लड़ाइयाँ हो रही है, बार बार कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सैनिक कार्यवाही करी जा रही है, यहाँ से भी नुकसान हो रहा है, वहां से भी नुकसान हो रहा है, तो भारत ने बोला कि एक काम करो, चलो ले लो तिब्बत, ले लो, जहाँ से उन्होंने जी ले अपनी जिले। लेकिन ये समझौता हुआ था कि चीन जो है तिब्बत को एक फ्री सेपरेट कंट्री बनाएगा और फ्री इकोनॉमी रखेगा। फ्री इकोनॉमी का मतलब है चीन का उसके ऊपर कोई दबदबा नहीं होना चाहिए। बट ऐसा हुआ नहीं, चीन ने समझौता करने के टाइम तो बोल दिया हाँ 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 करूंगा, लास्ट में क्या हुआ? मुकर गया और चीन ने इसके ऊपर अपना शासन करना चालू करा। अब हुआ क्या, तिब्बत के लोगों को पहले ही बोल दिया था उन्होंने कि भैया हमें चीन के साथ शासन में बंध के नहीं रहना, हमें अलग बनाओ। तो यहाँ के लोगों ने इसका विरोध करना चालू कर दिया, चीन का, कि हम नहीं मानेंगे तुम्हारी। इस विरोध को रोकने के लिए अब चीन क्या करेगा? हर देश जो करता है, अपनी सेना यहाँ पर भेजेगा, जैसा कि बांग्लादेश में भी हुआ था ना। भारत ने जब मदद करी थी, हुआ क्या था कि बांग्लादेश में, यानी कि पश्चिम बंगाल जब वो था, पूर्वी बंगाल था वो, तो पूर्वी पाकिस्तान था वो। पूर्वी पाकिस्तान में
वो अपनी चलाते थे और उन्होंने आंदोलन करा तो पाकिस्तान ने अपनी सेना वहां पर भेजी थी कि इस आंदोलन को रोक दिया जाए। ठीक है, वैसा ही इसमें भी हुआ। वहां से चीन ने अपनी सेना भेजी और यहाँ पर रोका इस आंदोलन को, दबा दिया। अब ये बात भारत तक आई। भारत तक लेके कौन आया? दलाई लामा। दलाई लामा। शरण लेती तक। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि मुझे ना शरण दे दो और भारत में रख लो। हमारा बड़ा दिल है भारत वालों का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेताओं बंगाल के लोगों को भी घुसाया था हमने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज हम शरणार्थी बोलते हैं उन्हें। तो ऐसे ही वो आ गए। बस यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है कि इस चीज पर भी आज भी बहस चलती रहती है कि तिब्बत जो है उसको स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बनाया जा रहा। ठीक है, पढ़ ले अब। बड़ी तो है। बड़ी तो हो, पढ़ते ही तो हो। समझौता है ना, क्या मत्स्य समझौता ये शर्त जो है अभी आगे आएगा ना। सबर करो। एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे ये दोनों। ये क्या है? ये वो सारी चीजें हैं जिन चीजों पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। चीन वालों ने और भारत वालों ने, मतलब कि चीन ने और भारत ने एक ट्रीटी साइन करी। उस ट्रीटी में ये सारी शर्तें लिखी हुई थी। एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का ये दोनों सम्मान करेंगे। परस्पर अनाक्रमण करेंगे, मीन्स एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मीन्स अगर हम दिल्ली में कुछ नया कानून लाना चाहते हैं तो अब चीन हमारे हाथ नहीं आएगा। वो अगर हम केरल में कोई कानून लागू करना चाहते हैं तो अब चीन उंगली नहीं करेगा वहां पे। कर्नाटका बोला ना। ठीक है, समान और परस्पर लाभकारी संबंध होने चाहिए। मीन्स समान लाभ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया जिस चीज को तुम कर रहे हो सिर्फ तुम्हारे लिए ही फायदेमंद है, उसमें भारत का ही फायदा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। शांतिपूर्ण और ये तो बताइए तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और जो भी कोई कंफ्लिक्ट अगर आगे आती भी है, कोई बहस होती भी है तो हम उसे बातचीत से पहले बातचीत से, उसके बाद आग लगा देगा। तिब्बत की समस्या क्या थी? अब चलो ये देख लेते हैं कि ये पूरा कहानी जो अभी तक मैंने बोली है उसको लिखना कैसे है। ठीक है, ओके। तिब्बत भारत और चीन के बीच एक स्थित छोटा सा देश है, दिख रहा है। चीन शुरू से ही तिब्बत पर हम अपना अधिकार जताता हुआ आया है। चीन हमेशा कहता है कि तिब्बत जो है वो हमारा है, पर भारत का इससे उल्टा मानना है। चीन शुरू से ही तिब्बत पर अपना अधिकार 24 अप्रैल 1954 को कुछ शर्तों के साथ भारत ने तिब्बत पर चीन का अधिकार स्वीकार कर लिया और बोला कि चलो ठीक है, दिया। चीन ने वादा किया कि तिब्बत को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी और ऐसा हुआ नहीं। स्वायत्तता का मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता या फ्रीडम। ठीक है, बता तो मैं सब कुछ हूँ, याद थोड़ा रहता है। तिब्बत में चीन के शासन के विरोध में सशक्त विद्रोह होना चालू हो गया। जैसे मैंने बताया कि तिब्बत के लोगों ने इस शासन के विरुद्ध आवाज उठानी चालू कर दी। बोल तो नहीं हो रहे? नहीं। इस विद्रोह को चीन की सेनाओं द्वारा दबा दिया गया और स्थिति खराब होते हुए देख तिब्बत के जो धर्म गुरु थे, नाम क्या था? दलाई लामा। ये 1959 में भारत में शरण मांगी और भारत ने इन्हें शरण दे भी दी। हुआ क्या? इस कदम को चीन ने उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की तरह लिया। जो चीन था उसने कहा कि तिब्बत में जो मैं कर रहा हूं वो मेरा आंतरिक मामला है। भारत ने दलाई लामा को शरण जो दी है ये मेरे आंतरिक मामले में उसने हस्तक्षेप किया है।
ये दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ तो लेकिन उसने शर्त क्या वो थी? तो खुद आया था ना उसके पास। वो खुद तो आया था, लेकिन चीन को तो कोई बहाना चाहिए ना। उसने बोल दिया कि भाई तुमने मेरे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया जो कि शर्त में नहीं था। मीन्स बोला कि तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे लेकिन तुम कर रहे हो, अब तुम अपनी शर्त से मुकर। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त।